कोविड-19 का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है और ब्रिटेन और अमेरिका में भी इसकी जो तस्वीरें हैं वो अलग ही नजर आ रही हैं। आलम यह है कि जहां कोरोना ने ब्रिटेन में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बीते रोज यानी बुधवार को ही 7,08,610 नए ओमिक्रॉन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। और बता दें आपको कि इतने ज्यादा केस करीब 12 महीने के बाद सामने आए हैं। इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को 6,08,053 केस मामले सामने आए थे, लेकिन तब ब्रिटेन में ही लॉकडाउन था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी की कि ओमिक्रॉन के मामले अब दोगुने रफ्तार से बढ़ रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि हमें बूस्टर डोज बढ़ानी होगी क्योंकि इससे संक्रमण से निपटने में सहायता मिल सकती है। जॉनसन ने कहा कि ओमिक्रॉन के संकट से निकलने के लिए टीकाकरण पर जोर देना होगा और प्रयास करें कि टीका लगवाएं और ओमिक्रॉन के प्रसार को धीमा करें। और बात करें तो आपको बता दें कि इसी मंगलवार को ही ब्रिटेन में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन एक दिन में 20,000 केस बढ़ने से हड़कंप समझ गया है। ब्रिटेन के पीएम ही जॉनसन ने कहा है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी है जहां एक दिन में केस डबल हो गए हैं। अगर आप सरकारी बैंकों की शाखा में जाकर कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय काम करवाना चाहते हैं तो आपका काम ना हो पाने की पूरी आशंका है। आज 16 दिसंबर और कल 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का भी ऐलान कर दिया था और जिसको रोकने का प्रयास सफल नहीं हुआ है। लिहाजा इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र में ही आपको बता दें कि ज्यादा ब्रांच में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे और सरकारी बैंक के कर्मचारियों को वित्तीय या गैर वित्तीय लेन देन या अन्य किसी तरह की बैंकिंग कामकाज के लिए अब शनिवार का इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 दिन की स्ट्राइक के चलते बैंक अब 18 दिसंबर शनिवार को खुलेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार संसद में मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है और जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी और अधिकारी सरकार के इस निर्णय से खिलाफ दिखाई दे रहे हैं और 16 और 17 दिसंबर को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। एक सरकारी बैंक के अधिकारी के नाम न बताने की शर्त पर उसने बताया है कि निजीकरण के खिलाफ बैंकों की इस स्ट्राइक में खास तौर पर इस बिंदु को रखा गया है कि यदि बैंकों का निजीकरण हुआ तो इसकी मार बैंक कर्मियों के अलावा इन बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहकों पर भी पड़ने वाली है। देखा जाए तो सबसे ज्यादा उन खाता धारकों पर इसका असर पड़ेगा जो निम्न वर्ग से आते हैं और ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस अकाउंट पर होते हैं। उन्हें खोलने के लिए सरकारी बैंकों में जिस तरह से सहयोग दिया जाता है वो निजी बैंकों में भी किसी भी तरह से देखा नहीं जाएगा। और इसके अलावा सरकारी बैंकों पर वैसे ही काम का बोझ ज्यादा है और जो अधिकारी और बैंक कर्मी सालों से सरकारी बैंकों में काम करते हैं उनको एकाएक निजी बैंक कर्मियों का स्टेटस देने का जो प्रयास है उसे सफल न होने देने के लिए भी ये 2 दिन की जो स्ट्राइक है उसको की जा रही है। पीएम मोदी आज गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य को लेकर भी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही माध्यम से आपको बता दें कि किसानों को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन में ही प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में भी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएमओ ने कहा है कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि से प्रेरित है और वो उत्पादकता के वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने में समर्थक हो। और पीएमओ ने यह भी कहा कि सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। प्रणाली की
स्थिरता या लागत कम करने, बाजार पहुंच और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमओ ने यह भी कहा कि ऐसी रणनीतियों पर जोर देने और देश के किसानों को संदेश देने के लिए गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि और खाद्य को लेकर भी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मेलन में ही केंद्रीय संस्थानों और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों और एटीएमए नेटवर्क के माध्यम से लाइव जुड़ रहे किसानों के अलावा 5000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सैंटो डोमिंगो में ही एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल ये बुधवार रात लास अमेरिका एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन के ऑपरेटर को लेकर भी ग्रुप के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त में ही 9 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि घटना में 7 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और मरने वाले यात्रियों में ही 6 विदेशी नागरिक थे और एक डोमिनिकन भी था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक मरने वाले यात्रियों के नाम की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि विमान क्रैश के समय ही डोमिनिकन गणराज्य में ले जा रहे इसाबेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में फ्लोरिडा के रास्ते में था और टेक ऑफ के ठीक 15 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि अब तक दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है और वही विमान कंपनी ने क्रैश के बाद एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। ये दुर्घटना बहुत ही दुख पहुंचाने वाली है और हमें ऐसे समय में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता के साथ ही शामिल होना चाहिए। प्रभावित परिवार कठिन समय से गुजर रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आलम यह है कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिन इस बार 6 सालों में सबसे ठंडे माने जा रहे हैं। वहीं तापमान के गिरने के बाद भी राजधानी की हवा क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। दरअसल हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के बताने वाले एजेंसी का कहना है कि आज राजधानी में ही AQI 337 है और जिसके अनुसार आज भी दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। बता दें कि अगर एयर क्वालिटी को लेकर बात की जा रही है तो उसमें हवा की गुणवत्ता को देखा जा रहा है जो काफी खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि हवा की क्वालिटी 201 से 300 के बीच रहती है तो ये खराब श्रेणी में आता है और 301 से लेकर 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा 401 से 500 के बीच में एयर क्वालिटी जो है वो और ज्यादा गंभीर श्रेणी में आ जाता है। वहीं सफर के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तक ही शहर में ज्यादा ठंड बढ़ सकती है और सफर का ये भी कहना है कि 2 दिनों यानी कि 16 और 17 तारीख को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने वाला है और इन दिन हवा की गति तेज होगी और जिसके कारण एयर क्वालिटी में सुधार होने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा के पानीपत जिले के बापोली ब्लॉक के गांव नवादा पार में ही सोमवार की रात गैर जमानती वारंट लेकर आरोपी को पकड़ने गई यूपी और हरियाणा पुलिस की टीम को बदमाशों ने पीट दिया है। इसके बाद वे अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। हमले में पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर थाना सनोली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में मौजूद थाना रामला के SI रिचपाल और सिपाही राज्यपाल ने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर सुनोली खुर्द पुलिस के साथ गैर जमानती वारंट लेकर गांव के नवादा पर ही निवासी आरोपी हारून पुत्र हुक्मा को गिरफ्तार करने आए थे और जैसे ही वे गांव नवादा पार में हारून के घर पहुंचे तो उसे वारंट दिखाकर गाड़ी में बैठाने लगे। तभी उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया और वो चिल्लाने लगा कि यूपी पुलिस उसे पकड़कर ले जा रही है। उसकी आवाज सुनकर बुन्नी, अरसद, कादिल और कई लोग वहां पर पहुंच गए और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। हारून के ही SI रिचपाल को पकड़ लिया गया है और अरसद और कादिल ने डंडों से पीटा है।
आपको बता दें कि दूसरे बदमाशों ने थप्पड़ और मुक्के पुलिसकर्मियों को मारे हैं और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई है। और जब दूसरे पुलिसकर्मी उन्हें छुड़वाने लगे तो करीब 15 लोग ललकारते हुए पुलिस पार्टी की तरफ दौड़े। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पुलिसकर्मियों की चीख पुकार सुनकर गांव के अन्य लोगों को आता देख हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की छापेमारी शुरू कर दी है। और सुनोली खुर्द थाना जो है उनका कहना है कि यूपी पुलिस वारंट पर आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी। उनकी सहायता के सनोली थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पुलिस के साथ ही मारपीट की गई है और बदमाशों को छुड़ाया गया। ललितपुर में शहरी क्षेत्र में युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग सेहत के प्रति अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। यहां पर कोरोना से बचाव में कारगर वैक्सीनेशन में 45 साल से ज्यादा की उम्र के जो कई प्रतिशत लोग हैं उनको टीका लगवाया गया है। तो वहीं अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ही 90.15% युवाओं ने पहली डोज ली है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तैयारियों के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है और अब अधिकांश लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हो गए हैं और इससे टीकाकरण में रुचि भी दिखा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अधिक आगे आ रहे हैं और शहर में मौजूद युवाओं की अपेक्षा बुजुर्ग सेहत के प्रति अधिक फिक्रमंद नजर आए हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीपी शुक्ला ने बताया है कि जनपद मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ऐसे में अधिक लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है और बहुत से लोगों ने मध्य प्रदेश के भी जिलों में वैक्सीन लगवा ली है और इसके साथ ही अधिकांश लोग मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों के जो सुविधा अनुसार ही वैक्सीन लगवाई गई है। जो लोग अभी वैक्सीन लगवाने के लिए रह गए हैं उन्हें टीका लगाने का भी कार्य किया जा रहा है।